एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है फ़िश फार्म मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हमको फ़िश फार्म के मैनेजमेंट के बारे में दिया गया है कि फ़िश फार्म मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे फ़िश का कल्टीवेशन किया जाता है। तो फ़िश फार्म जो होता है उसकी मैनेजमेंट की टेक्निक्स या फिर उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में ही ये चैप्टर रिवॉल्व करने वाला है। इस टॉपिक के अंदर ही ये पूरा चैप्टर रिवॉल्व करेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट मैनेजमेंट ऑफ हैचरी। एंड हैचरी में सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं हैचरी। वैसे मैंने वीडियो में 3 बार सबसे पहले बोला है। हैचरी को देखते हैं, हैचरी मतलब क्या होता है। हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हैचरी का मतलब क्या होता है, चलो देखते हैं। हैचरी मतलब क्या है, तो एन आर्टिफिशियल चेम्बर। आर्टिफिशियल का मतलब है मैन मेड, मतलब एक ऐसा चेम्बर मतलब आपको एक पता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि एक तरीके से चारों के चारों साइड से कवर्ड है। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि चारों साइड से कवर्ड है, कोई भी साइड उसकी खुली नहीं है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे चेम्बर। जब भी आप चेम्बर वर्ड सुनते हो आपको क्या याद आता है? क्या आपको ओपन एरिया याद आता है? नहीं, एक ऐसा कोई तो भी स्ट्रक्चर जिसके चारों के चारों साइड एक तरीके से पूरी तरीके से कवर्ड है, ऐसा स्ट्रक्चर। और यहाँ पे हैचरी को ही हम चेम्बर बोलेंगे। एक ऐसा चेम्बर मतलब हम हैचरी बोलेंगे। हैचरी मतलब क्या होता है, अगर आपको एग्जाम में आया कि डिफाइन हैचरी या फिर व्हाट इज़ मीन बाय हैचरी, तो आप क्या लिखेंगे? हैचरी मतलब कुछ नहीं तो एक चेम्बर जो कि एक आर्टिफिशियल चेम्बर है, नेचुरल चेम्बर नहीं है, एक मैन ने बनाया हुआ, दैट इज़ मैन मेड चेम्बर, जिसके अंदर एग्स जो होते हैं वो इंक्यूबेटेड मतलब क्या है, एग्स से कुछ निकलना। अब एग्स से क्या निकलेगा, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस बता देती हूँ। तो बेसिकली क्या होता है ना, आपका जो आर्टिफिशियल चेम्बर होगा इसमें क्या होगा कि आपका मेल फिश एंड फीमेल फिश ये दोनों का क्या होगा, ब्रीडिंग होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। जो मिल्ट होता है दैट इज़ आपका मेल का, एंड जो आपका एग होता है फीमेल का, इन दोनों से ये सब कुछ कलेक्ट करके एक तो इनका आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करवाया जाएगा या फिर इनका नेचुरल ब्रीडिंग होगा। जो कुछ भी बना है वो होके एक तरीके से ब्रीडिंग होके आपका एग का फॉर्मेशन होगा। ये जो एग है, ये एग्स को एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है, जो सेफ़ टेम्परेचर, वाटर चाहिए होता है। या फिर आप अगर फ्लोइंग वाटर के ऊपर भी अगर इन एग्स को रख देते हो तो फ्लोइंग वाटर करंट के थ्रू भी ये एग्स जो है फूट जाते हैं। और इंक्यूबेशन मतलब एग्स का फूटना या फिर एग्स से कुछ तो भी बाहर निकलना, इसको इंक्यूबेशन कहा जाता है, एग्स का इंक्यूबेशन। तो ये जो एग्स है ना, इनसे इन एग्स जो है वो इंक्यूबेटेड होते हैं फॉर हैचिंग, मतलब रखे जाते हैं इस चेम्बर के अंदर। और एग्स से हैचिंग मतलब वही प्रोसेस कि एग्स का फूटना, और उससे क्या आता है, प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस मतलब क्या, एकदम स्मॉल इंडिविजुअल्स ऑफ फिशेस। एक बड़ी फिश, अडल्ट फिश और एक यंग फिश में बहुत फ़र्क होता है। तो यहाँ इस एग के थ्रू क्या निकलने वाला है, आपका यंग वन, मतलब यंग फिश का निर्माण होने वाला है हैचिंग के थ्रू। हैचिंग एक प्रोसेस है जिसमें एग फूटता है, एंड स्पेशली ऑन कमर्शियल स्केल, क्योंकि यहाँ पे आपके जो एग्स होंगे इनको रखा जाएगा, बहुत सारे एग्स को रखा जाएगा, और बहुत सारे एग्स में से बहुत सारे यंग वंस फॉर्म हो गए, और इसी प्रोसेस को हैचिंग बोलते हैं। और ये सब कुछ जिस आर्टिफिशियल चेम्बर में होता है उस चेम्बर को बोलेंगे हैचरी। हाउएवर जनरली स्पॉनिंग चेम्बर, egg incubating chamber and hatchling collection chamber are collectively termed as hatchery. स्पॉनिंग चेम्बर बोलो, स्पॉनिंग मतलब ब्रीडिंग चेम्बर, या फिर एग इंक्यूबेशन, एग में से कुछ बाहर निकलना, या फिर हैचलिंग मतलब आपका जो होता है एग्स से जो बाहर आता है, एग्स का हैचिंग होने के बाद जो बाहर आएगा उसको हैचलिंग बोलेंगे। ये जो है हैचलिंग जो है, आप कलेक्ट करोगे ना बाद में जितने भी हैचलिंग एग से निकलेंगे, तो ये सभी को एक कॉमन टर्म बोला गया है हैचरी। आप खुद ही सोचो, एक ही चेम्बर के अंदर आपका क्या हो रहा है, स्पॉनिंग हो रहा है, एक ही चेम्बर के अंदर आपका स्पॉनिंग हो रहा है, एक ही चेम्बर के अंदर आपका क्या हो रहा है, इंक्यूबेशन हो रहा है, हैचलिंग हो रहा है एग्स का, और इससे हैचलिंग बन रहा है। हैचलिंग इज़ यंग फिश, एक स्टेज ऑफ फिश है। और इन हैचलिंग्स का कलेक्शन हम कर रहे हैं इस चेम्बर में, तो इस चेम्बर को हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, हैचरी बोलेंगे। द ट्रेडिशनल कार्प ब्रीडर्स यूज्ड earthen pits for the hatching of fish eggs। जो ट्रेडिशनल कार्प ब्रीडर्स है, मतलब ऐसे कार्प ब्रीडर्स, मतलब ऐसे लोग जो कि कार्प्स को ब्रीड करते हैं, अडल्ट कार्प्स को, इन्होंने यूज़ किया है earthen pits फॉर हैचिंग ऑफ
फिश एग्स, मतलब ब्रीडिंग करके इनके एग्स का फॉर्मेशन और एग्स से हैचिंग जो है इसके लिए अर्दन पीट्स। तो ट्रेडिशनली हम अर्दन पीट्स में ही मोस्टली एग्स का हैचिंग करके यंग वंस को फॉर्म करते हैं। विद पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट डिवाइसेस ऑफ हैचिंग ऑफ एग्स, मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड थी कि अर्दन पीट्स में हमने एग्स को रख के इनका हैचिंग करके हैचलिंग का फॉर्मेशन करना है। पहले कार्प ब्रीडिंग करेंगे, कार्प्स का ब्रीडिंग होगा पहले, उसके बाद एग्स का फॉर्मेशन होगा, फिर हैचिंग ऑफ एग्स होगा, उसके बाद हैचलिंग का फॉर्म होगा, और ये सब कुछ जिसमें होगा वो अर्दन पीट्स, क्योंकि पहले हैचरी वगैरह ये टर्म पहले उतना पता ही नहीं था ना। तो ट्रेडिशनली आप किस चीज़ में हैचिंग करवाते थे या फिर किस चीज़ से हैचिंग का फॉर्मेशन होता था, तो वो था आपका अर्दन पीट्स। मतलब पहले के ज़माने में ट्रेडिशनल मेथड में आप अर्दन पीट्स को ही एज ए हैचरी समझते थे। बट अभी जैसे जैसे टाइम बीता, विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट डिवाइसेस ऑफ हैचिंग ऑफ एग्स, मतलब एग्स को हैच करने के लिए डिफरेंट डिवाइसेस, जैसे कि हापा हो गया, सीमेंट सिस्ट्रेन, उसके साथ साथ एंड ड्यू टू साइंटिफिक एडवांसमेंट इन फिशरीज, ग्लास जार हैचरी, एल्यूमिनियम बीन हैचरी, LDPED 81 हैचरी एंड चाइनीज सर्कुलर हैचरी आर डेवलप्ड। इनमें से ग्लास जार हैचरी एंड आपको जो हापा है, दैट इज़ हापा या फिर जो कुछ भी आपको कहना है उसको, इनके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो आज हम इस चैप्टर में अभी स्टार्टिंग में यही पढ़ेंगे कि आपके जो एग्स होते हैं, जो दो फिश, मेल एंड फीमेल फिश की ब्रीडिंग होकर जब आपका एक एग फॉर्म होता है, इस एग का इंक्यूबेशन या फिर इस एग का हैचिंग कैसे होता है, हैचिंग के लिए कैसे डिफरेंट डिवाइसेस बोलो या फिर हाँ डिवाइसेस ही बोलो, क्योंकि यहाँ पे डिवाइसेस ही यूज़ किया गया है। तो कैसे डिफरेंट डिवाइसेस में आपके एग्स का हैचिंग होता है और उससे हैचलिंग फॉर्म होता है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। दीज आर एडवांटेजियस ओवर द ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ हैचरी। ऑफ कोर्स ये जो मेथड्स है वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज है इनका एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मेथड, क्योंकि बहुत सारी मेथड्स है। अभी इनके एडवांटेज क्या है ये हम देखेंगे। सबसे पहले हमको इंट्रोडक्शन में दिया गया है ये मेथड का हैचिंग पिट्स, मतलब पिट्स के अंदर आप बेसिकली एग्स का हैचिंग करेंगे। अभी इनका साइज़ देखो, सबसे पहले किसी भी आप स्ट्रक्चर के बारे में बात करोगे तो कभी भी एग्ज़ाम में आपको आया हैचिंग पिट्स, तो आपको ये तो समझ में आ गया ओके ये हैचिंग पिट्स मतलब क्या है। हैचिंग पिट्स मतलब एक स्ट्रक्चर है भाई, जिसके अंदर आपके एग्स जो है वो हैचिंग होने वाले हैं, मतलब वो फूटने वाले हैं और उनसे आपके हैचलिंग फॉर्म होने वाले हैं। ये तो चीज़ पक्का है। तो अभी इनके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, हाँ याद आ गया, इनकी जो साइज़ है, इनका जो साइज़ का डायमेंशन है, इसके बारे में लिख सकते हैं। तो थोड़ा साइज़ का डायमेंशन वगैरह आप याद रखो। तो देखो आपका हैचिंग पिट जो होता है, सबसे पहले याद रखना कि जो भी चीज़ हम पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ सबसे पहले बड़ी नहीं होगी, सबसे पहले कोई भी चीज़ छोटी होती है और उससे बड़ी होती है। तो जो आपका सबसे पहला आ रहा है हैचिंग पिट्स, ये स्मॉल होगी, फिर हैचिंग हापा शायद थोड़ा बड़ा होगा, उससे नेक्स्ट वाला जो होगा दैट इज़ फ्लोटिंग हैचिंग हापा, शायद यस वही है, ये थोड़ा और बड़ा होगा। तो ऐसे ऐसे हम देखेंगे, ठीक है। थोड़ा एडवांसमेंट आता है ना, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि पहले प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स आए, पहले पॉरीफेरा ग्रुप आया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी उनकी इवॉल्व होती गई धीरे धीरे, उस तरीके से मैं बात कर रही हूँ। सबसे पहले बात करेंगे हम इसके बारे में, जैसे हैचिंग पिट्स जो है वो स्मॉल है, मतलब बहुत छोटे हैं, शैलो पॉइंट्स लाइक स्ट्रक्चर है या फिर शैलो पॉइंट्स है, ऑफ 8x4x2, मतलब इनका जो डायमेंशन है वो ये है एज पर रिक्वायरमेंट। ओके, हैचिंग पिट्स आर कंस्ट्रक्टेड नियरर टू रिवर वेयर नेचुरल ब्रीडिंग ऑफ कार्प्स अकर। हमको एग्स कलेक्शन करना है बहुत क्विकली, क्योंकि यहाँ पे ये जो पीट है, ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपके एग्स को रखा जाएगा और एग्स जो होंगे वो हैचिंग होगा उनका और वहाँ से हैचलिंग फॉर्म होगा। तो आपके जो ब्रीडिंग है वो किसी और जगह पे होगी। तो ऐसी जगह जहाँ पे ब्रीडिंग होगी, नेचुरल ब्रीडिंग जहाँ पे हो रही है, जहाँ पे एग्स का फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ पर ही इन स्ट्रक्चर्स को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। कंटिन्यूअस बट स्लो फ्लो ऑफ वाटर इज़ डिज़ायरेबल इन द हैचिंग पीट्स फॉर एरेशन ऑफ एग्स। मैंने पहले ही आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी आप एग्स को हैच करना चाहते हो, मतलब एग्स से आपको हैचलिंग या फिर कोई भी यंग फिश को बाहर निकालना है, तो थोड़ा थोड़ा वाटर करंट, स्लो फ्लोइंग वाटर करंट आपको चाहिए होता है, थोड़ा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है और एक सेफ़ टेम्परेचर की बहुत आवश्यकता होती है। तो ऐसी जगह जहाँ पे स्लो फ्लो ऑफ वाटर हो, थोड़ा वाटर करंट हो और थोड़ा बहुत एरेशन मतलब क्या, ऑक्सीजन अवेलेबल हो,
थोड़ा सेफ़ टेम्परेचर हो, ऐसी जगह हमको चाहिए। तो हमारा जो हैचिंग पिट्स है, यहाँ पर हमको ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवा के देनी होगी। देयरफॉर वाटर कैन बी पम्प्ड इनटू इट फ्रॉम नियर बाय वाटर सोर्स। तो जो रिवर है, नियर बाय वाटर सोर्स या फिर कोई भी चीज़, वहाँ से वाटर को पम्प किया जाएगा। यहाँ पे थोड़ा वाटर करंट होगा, ऑक्सीजन होगा, तो हमारी हैचिंग प्रोसेस बहुत फास्ट होगी। द वाटर शुड बी क्लीन एंड नॉन पोल्यूटेड। हमको वाटर को पोल्यूटेड नहीं रखना है, नॉन पोल्यूटेड रखना है, क्योंकि हमको यहाँ पे एक हाई क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी का वाटर प्रोवाइड करना है। तो जो वाटर होना चाहिए वो होना चाहिए क्लीन एंड नॉन पोल्यूटेड। द इनलेट एंड आउटलेट मस्ट बी प्रोवाइडेड with a fine mesh screen to avoid the entry of predators and also escape of eggs with the outgoing water current। यहाँ पे वही चीज़ दी गई है कि आप जो भी ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ पे भी इनलेट एंड आउटलेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर होगा उसका, जब आप उसको एंटर करवाओगे तो उसके लिए कोई चीज़ होनी चाहिए। मैंने ये आपको लास्ट लेक्चर जो था हमारा पॉन्ड कल्टीवेशन, मेथड्स ऑफ फिश कल्टीवेशन, पॉन्ड कल्टीवेशन नहीं, मेथड ऑफ पॉन्ड का कैसे कल्टीवेशन होगा, सो मेथड्स ऑफ फिश कल्टीवेशन, ये जो चैप्टर था आपका, उसमें हमने पढ़ा था। तो बेसिकली जब भी आप कोई एक स्ट्रक्चर बनाते हो ना, तो वहाँ पे उसको आप आउटलेट एंड इनलेट दोनों भी प्रोवाइड करते हो। इनलेट जो होता है वो इसलिए होता है कि इनलेट के थ्रू आपका वाटर एंटर कर सके, और आउटलेट जो होता है वो इसलिए होता है कि आउटलेट के थ्रू आपका वाटर बाहर हो सके, मतलब ड्रेन हो सके। ये वाटर होना चाहिए नॉन पोल्यूटेड एंड उसके साथ साथ द वाटर शुड बी क्लीन। यस, सेम ही मीनिंग है। हमको यहाँ पे इसके साथ साथ एक स्क्रीन लगानी है। स्क्रीन मतलब एक नेट लाइक स्ट्रक्चर जो कि क्या करे, सिर्फ पानी को एंट्री दे। कोई जो प्रेडिटरी इंसेक्ट्स है, प्रेडिटरी ऑर्गेनिजम्स है जो फिश पर अटैक करते हैं, उनको एंट्री ना दे, या फिर हमारे एग्स जो है ये बाहर ना निकले, इसलिए इनलेट आउटलेट दोनों भी जगह पे एक स्क्रीन को हमको लगाना है कंपल्सरीली। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। हैचिंग हापा की तरफ हम बढ़ेंगे। हैचिंग हापा इज़ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स लाइक क्लोथ। तो हैचिंग हापा जो होता है वो एक क्लोथ से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। ये हैचिंग पिट्स था, ये हैचिंग हापा है, ठीक है। ये एकदम फिक्स्ड होता है एक जगह पे, फ्लोटिंग नहीं होता है। बट यही अगर हम बात करें हैचिंग हापा की, तो एक फ्लोटिंग वाला भी हैचिंग हापा होता है, वो भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसा हैचिंग हापा जो कि एक फिक्स्ड होता है। हैचिंग हापा इज़ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स लाइक क्लोथ कंटेनर विदाउट कवरिंग द टॉप एंड यूज फॉर हैचिंग ऑफ फिश एग्स। हम जो भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसमें एक मेन पर्पज़ हमारा यही है कि एग्स जो है उनको इंट्रोड्यूस करवा के उनका हैचिंग करवाना। ये हैचिंग हापा जो होगा वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लाइक, अगर आप यहाँ पे देखोगे इमेज में, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर लाइक स्ट्रक्चर है फिक्स्ड हैचिंग हापा का। ये रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर जो है, ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो है ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है और ये मेड अप ऑफ क्लोथ है, ठीक है। हैचिंग हप्पा इज सेट ऑफ 2 रेक्टेंगुलर हप्पाज, नेमली इनर हप्पा एंड आउटर हप्पा। हैचिंग हप्पा जो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो एक इनर हप्पा और आउटर हप्पा, इस तरीके से 2 हप्पा से बना हुआ स्ट्रक्चर है। द इनर हप्पा इज स्मॉलर एंड फिक्स्ड इनसाइड द आउटर हैचिंग हप्पा। आपका जो आउटर हैचिंग हप्पा है, आउटर कवर है, उसके अंदर एक इनर स्ट्रक्चर, जैसे आप इमेजिन करना चाहो तो करो कि एक बड़ा डिब्बा, उस डिब्बे के अंदर एक छोटा डिब्बा, दोनों तो डिब्बे ही है, बट एक छोटा डब्बा बड़ा डब्बा, इस तरीके से है। डिब्बा डब्बा जो बोलना है बोलो, डब्बा ही बोलते हैं। टिफ़िन से एक स्मॉल टिफ़िन, एक छोटा टिफ़िन, तो स्मॉल टिफ़िन छोटा टिफ़िन नहीं, एक स्मॉल टिफ़िन एक लार्ज टिफ़िन, बिग टिफ़िन। तो एक बिग टिफ़िन के अंदर आप स्मॉल टिफ़िन डाल रहे हो, उस तरीके का ही ये सीन है। द इनर हप्पा इज स्मॉलर एंड फिक्स्ड इनसाइड द आउटर हप्पा। आप मुझे खुद बताओ, आउटर हप्पा क्या इनर हप्पा के अंदर फिट होगा? नहीं, आउटर हप्पा के अंदर इनर हप्पा फिट होगा। द क्लोथ हैचिंग हप्पा हैज़ नो कवर ऑन टॉप साइड। यहाँ पे टॉप साइड पे कोई भी कवर नहीं होता है, सिर्फ आजू बाजू में, मतलब ऐसे कवर्ड होता है। जो भी आपका चेम्बर लाइक स्ट्रक्चर होता है वो चारों ही तरफ से कवर्ड होता है, क्योंकि अगर कवर्ड नहीं होगा तो फिर आपके एग्स कैसे हैच करेंगे? बताओ, खुद बताओ आप। ओके, इसका जो साइज़ है इसके बारे में भी दिया गया है। साइज़ ऑफ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द आउटर हैचिंग हप्पा इज़ 2x1 mm. The outer happa is made up of muslin cloth and inner happa is round meshed mosquito net cloth. तो जो आपका आउटर हप्पा है और आपका इनर हप्पा है, इनका जो कंपोजिशन है, मतलब किन चीज़ों से ये बना है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो जो आउटर हप्पा है दैट इज़ मेड अप ऑफ मसलिन क्लोथ, एक मसलिन क्लोथ से बना हुआ है।
एंड जो मॉस्किटो नेट होता है ना आपका मच्छरदानी, वो वाला जो नेट होता है वो राउंडेड टाइप से आपकी इनर हप्पा उससे बना हुआ है। ये इसका डायमेंशन है। वाइल द साइज ऑफ इनर हप्पा इज़ दिस, तो आउटर हप्पा का जो साइज़ है और इनर हप्पा का जो साइज़ है दोनों का साइज़ दिया गया है और उन दोनों का कंपोजिशन भी दिया गया है। द आउटर हप्पा इज़ प्रोवाइडेड विथ रोप्स एट इट्स 4 अपर एंड 4 बॉटम कॉर्नर्स। आपका जो आउटर हप्पा है उसको फिक्स रखने के लिए आपको रोप्स बांधनी है। ये जो कपड़ा है उसको बैम्बू पोल से अटैच करने के लिए रोप्स का सहारा लिया है। देखो यहाँ पे ये रोप्स टाई किए गए 4 वर्टिकली एंड 4 हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली नहीं, 4 अपर 4 लोअर, सॉरी, बॉटम कॉर्नर्स पे और 4 अपर कॉर्नर्स पे। द इनर बॉटम कॉर्नर्स ऑफ आउटर हप्पा ऑल्सो प्रोवाइडेड विथ रोप्स टू टाई इन द इनर हप्पा। तो इनर बॉटम कॉर्नर्स को भी आउटर, देखो आपके जो आउटर हप्पा के इनर बॉटम कॉर्नर्स है आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विथ रोप्स टू टाई द इनर हप्पा। इनर हप्पा अंदर से रहेगा ना, तो इसके जो 4 बॉटम है आउटर हप्पा के, इनको इनर हप्पा से टाई मतलब जोड़ने के लिए रोप्स का यूज़ किया गया है, ये दिया गया है। द हैचिंग हप्पा इज़ फिक्स्ड इन अ शैलो पॉन्ड बाय यूजिंग 4 बैम्बू पोल्स। फिक्स करने के लिए बैम्बू पोल्स और रोप्स के भी थ्रू आप बैम्बू पोल्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, रोप्स वगैरह बांधने के लिए भी। द अपर एज ऑफ आउटर हप्पा शुड बी केप्ट 25 to 30 सेंटीमीटर अबव द वाटर लेवल टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ प्रेडेटर इनटू द हप्पा। आपका जो वाटर फ्लो कर रहा है ना, उस फ्लोइंग वाटर के अंदर जो भी प्रेडेटरी इंसेक्ट्स है वो एकदम से आपका जो ये स्ट्रक्चर है हापा का, फिक्स्ड हापा का स्ट्रक्चर, इसके अंदर एंटर ना करे, इसके लिए हमको ये जो वाटर लेवल है इससे 25 to 30 सेंटीमीटर एटलीस्ट अबव आपको इसको रखना है, कंस्ट्रक्ट करना है, सो दैट आपका ये फ्लोइंग वाटर इसमें जो भी प्रेडेटरी इंसेक्ट्स है या फिर ऑर्गेनिजम्स है, प्रेडेटरी ऑर्गेनिजम्स, ये पीओ मतलब प्रेडेटरी ऑर्गेनिजम्स, ये यहाँ पे एंटर ना कर सके। अब आप खुद सोचो, अगर ये एकदम ऐसे होता तो वाटर के साथ साथ जो भी ऑर्गेनिजम्स होते, क्योंकि ये ऊपर से खुला हुआ है तो डायरेक्टली एंट्री मारते, बट हमने क्या किया 25 to 30 सेंटीमीटर इसको थोड़ा ऊपर रख दिया वाटर सरफेस से, तो अभी प्रेडेटरी इंसेक्ट्स का, प्रेडेटरी ऑर्गेनिजम्स का एंट्री नहीं हो रहा है। फ्लोटिंग हैचिंग हप्पा के बारे में बात करेंगे अभी, उससे पहले लेट मी स्टे हाइड्रेटेड। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी। थर्ड जो है वो है आपका फ्लोटिंग हैचिंग हप्पा। इट इज़ यूज फॉर बेटर ऑपरेशन एंड स्पेशली इफ़, इसको बेटर ऑपरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं और एक और चीज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में दिया है। अब इसका पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ते हैं। सो बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी इज़ ऑफ हार्ड रॉक विच प्रिवेंट द फिक्सिंग ऑफ पोल। तो ये जो फ्लोटिंग हैचिंग हप्पा है, इसके जो बैम्बू के पोल्स है ये भी उसी सेम चीज़ से बना होगा, जो कि आपका एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर जो कि क्लॉथ से बना हुआ है, इसके अंदर भी हैचिंग होगा एग्स का। इसके जो बैम्बू के पोल्स है या फिर बाम्बू के पोल्स है, ये बैम्बू के पोल्स को आपका फिक्स करने के लिए बॉटम में जो बड़े बड़े हार्ड पत्थर होंगे, इनके थ्रू इसके पोल्स को फिक्स किया जाएगा। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन फ्लोटिंग वाटर वेयर इट इज़ टाइड टू हैवी ऑब्जेक्ट विद अ लॉन्ग रोप। हैवी ऑब्जेक्ट इन सेंस आपका जो, इन द सेंस ये आपका जो हार्ड रॉक है वही, इसकी जो पोल्स है इसको इसके साथ आप अपने हार्ड रॉक को टाई करेंगे रोप से, और आपका जो फ्लोटिंग वाटर है इसके अंदर आप इस फ्लोटिंग हवा को रख सकते हैं। सिर्फ आप इसको किसी हार्ड सपोर्ट से नीचे से बांधेंगे या फिर कोई हार्ड सपोर्ट देंगे, उसको फिक्स करेंगे। इन फ्लोटिंग हैचिंग हप्पा द ऑर्डिनरी हैचिंग हप्पा इज़ फिटेड इन अ रेक्टेंगुलर बाम्बू फ्रेम। तो फ्लोटिंग हैचिंग हप्पा के अंदर एक ऑर्डिनरी हैचिंग हप्पा जो होता है वो हम फिटेड करते हैं रेक्टेंगुलर बाम्बू की फ्रेम। मतलब ये जो फ्लोटिंग हैचिंग हप्पा है इसका भी फ्रेम जो है वो रेक्टेंगुलर बाम्बू फ्रेम है जो कि क्लॉथ से बना हुआ है। इसके अंदर एक ऑर्डिनरी हैचिंग हप्पा को फिट करेंगे। बोथ द हप्पाज आर ओपन एट द टॉप। ओपन है, जैसे पिछले भी इसमें देखा था, पिछले मतलब जो हमारा प्रीवियस वाला हप्पा था जो कि फिक्स था, उसके अंदर हमने देखा था कि ऊपर से वो ओपन है, दोनों के दोनों हप्पा जो है ओपन हो गए टॉप से। द आउटर हप्पा इज़ मेड अप ऑफ मसलिन क्लॉथ एंड इनर हप्पा इज़ मेड अप ऑफ मेश्ड मस्किटो नेट। ये भी चीज़ हमने पिछले इसमें देखी थी, वही वाली चीज़ है। दैट इज़ आउटर हप्पा जो है वो मेड होगा विद द हेल्प ऑफ मसलिन क्लॉथ एंड इनर हप्पा जो होगा वो राउंड मेश्ड मॉस्किटो नेट से बना हुआ होगा। साइज ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रेम यूज टू फिट द हप्पा इज़
2.1 into 1.1 meter with 4 perpendicular arms of 1.2 meter in length at its 4 corner। मतलब आपके जो बैम्बू है इनका जो लेंथ दिया गया है 1.2 मीटर के है ये लेंथ में। एक टाइप से परपेंडिकुलर आर्म्स का मतलब बोल रहे, देखो जैसे ये परपेंडिकुलर एक 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं ना एक वाटर सरफेस के साथ या फिर किसी भी चीज़ के साथ। यहाँ पे अगर आप एक कंसिडर करो, इमेजिन करो, एक तरीके से आपका 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं ये। 90 डिग्री का एंगल मतलब परपेंडिकुलर है ये, ठीक है। तो द आउटर हप्पा इज़ मेड अप ऑफ साइज, हाँ ये भी हो गया। आर्म्स आर प्रोवाइडेड विथ होल्स फॉर टाइंग द कॉर्ड्स ऑफ हप्पा। तो ये जो आर्म्स है इसके, उसको हमने होल्स प्रोवाइड किए हैं फॉर टाइंग द कॉर्ड्स ऑफ हप्पा। इसके जो कॉर्ड्स है उसको मतलब यहाँ पे हमने ये जो क्लॉथ है आपका इसके अंदर कुछ होल्स प्रोवाइड किए गए हैं ताकि यहाँ से हम रोप को ऐसे पास करके इन बैम्बू पोल्स के साथ इसको फिक्स कर सके चारों के चारों कॉर्नर में या फिर आर्म्स पे। फर्स्ट द आउटर हप्पा इज टाइड टू द परपेंडिकुलर आर्म ऑफ फ्रेम बाय कॉर्ड्स प्रोवाइडिंग टू इट्स 4 अपर एंड 4 बॉटम कॉर्नर्स बाय कीपिंग 25 to 30 सेंटीमीटर अपर एज ऑफ हप्पा अबव द वाटर लेवल। अब ये जो हप्पा है या फिर हापा है इसको अगेन आप 25 to 30 सेंटीमीटर रखेंगे अबव द वाटर सरफेस, अबव द वाटर लेवल। क्योंकि वाटर लेवल के अगर आपने एकदम एग्जैक्ट रख दिया तो आपके जो प्रेडेटरी इंसेक्ट्स है, प्रेडेटरी ऑर्गेनिजम्स है, ये एंटर कर जाएंगे आपके वाटर, ये जो फ्लोटिंग हैचिंग हप्पा है इसके अंदर, और इसकी वजह से फ़िश को प्रॉब्लम होगा। या फिर आपके जो एग्स है, फिश एग्स, ये यहाँ से एस्केप हो जाएंगे, यहाँ से मतलब इस हापा से। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस थिंग कि आपको इसको 25 to 30 सेंटीमीटर थोड़ा अपर रखना है आपका वाटर लेवल जो है उससे। एंड फर्स्ट द आउटर हप्पा इज टाइड टू द परपेंडिकुलर आर्म्स ऑफ द फ्रेम। तो पहले आपका आउटर हप्पा जो है उसको हम परपेंडिकुलर आर्म्स जो है मतलब बैम्बू पोल्स है इनसे आप कॉर्ड्स के थ्रू बांधेंगे एंड इट्स 4 अपर एंड 4 बॉटम कॉर्नर्स। ओके, तो चारों के चारों अपर एंड बॉटम कॉर्नर को आप बांधोगे। मतलब देखो ये जो आपका आउटर हप्पा है इसके 4 जो अपर कॉर्नर है 1 2 3 4 और ये 4 बॉटम कॉर्नर है 1 2 3 4। जो 4 अपर कॉर्नर है और 4 बॉटम कॉर्नर है उनको आप आर्म से रोप के थ्रू या फिर कॉर्ड के थ्रू टाई करोगे, वही यहाँ पे दिया गया है। और जैसे कि आपको पता है कि आउटर हप्पा के जो भी चारों के चारों कॉर्नर्स है, 4 टॉप कॉर्नर 4 बॉटम कॉर्नर, इनको आप कॉर्ड्स के थ्रू या फिर वायर्स के थ्रू आप अपने आर्म्स के साथ फिट करोगे। और आपका जो आउटर हप्पा है इसके अंदर आपका जो आउटर हप्पा जो कि मेश नेट से बना हुआ है और आपका इनर हप्पा जो कि मॉस्किटो नेट से बना है, राउंडेड मॉस्किटो नेट, उसके अंदर फिट करोगे। मतलब आपको मैंने एग्जांपल दिया था दैट इज़ बड़े डब्बे के अंदर छोटा डिब्बा या फिर डब्बा, उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे इमेजिन करते हो तो आपका आउटर हप्पा के अंदर इनर हप्पा फिट होगा। ड्यू टू द बैम्बू फ्रेम फ्लोटिंग हैचिंग हप्पा ऑटोमेटिकली एडजस्ट टू राइज एंड फॉल ऑफ वाटर लेवल। तो बैम्बू फ्रेम के कारण फ्लोटिंग हैचिंग हप्पा ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है राइज एंड फॉल ऑफ वाटर लेवल को। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे ग्लास जार हैचरी, बट उससे पहले इसका ऑपरेशन देखते हैं। चलो बहुत फटाफट जाएंगे हम अभी, क्योंकि हमको बहुत आगे के भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि पढ़ने हैं जल्दी। तो ऑपरेशन में देखेंगे आफ्टर वाटर हार्डनिंग ऑफ एग्स दैट इज़ 3 to 4 hours आफ्टर स्पॉनिंग द एग्स आर रिमूव फ्रॉम द ब्रीडिंग चेम्बर। मतलब सबसे पहले आपको ये तो जानना ही है कि ब्रीडिंग चेम्बर क्या होता है और आपका हैचिंग चेम्बर क्या होता है, स्पॉनिंग चेम्बर क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो हैचिंग चेम्बर होता है उसमें आपके जो एग्स है वो सिर्फ हैच होंगे। मतलब ये दोनों एग्स हैं, ये तीनों एग्स है, ये चारों एग्स है, मानो ये एग्स है बहुत सारे। तो ये एग्स से आपके अभी इन एग्स के अंदर आपके छोटे छोटे बेबी फिश हैं। ओके, तो आपका जो हैचिंग होता है हैचिंग चेम्बर हैचिंग या फिर हैचिंग चेम्बर, इसके अंदर जो आपका ये एग्स होता है इनका सिर्फ हैचिंग होता है। हैचिंग मतलब ये फूटते हैं और फूटने के बाद क्या होता है, अभी इमेजिन करो कि इनके अंदर ये रेड कलर के ऐसे कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं और ये आपका ब्लैक कलर का एग है, जस्ट इमेजिन। तो जब ये फूट जाएंगे तब ये कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, देखो जब ये फूट जाएंगे तब ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। देखो ये फूटे
सारे के सारे एग्स आपके फूट चुके हैं। और जब आपके ये एग्स फूट गए हैं तो इनके अंदर से ये जो आपका मटेरियल है ये बाहर आएगा और आपका ये कुछ इस तरीके का आपके बेबीज़ ऑफ फिश, दैट इज़ यंग बेबी ऑफ फिश बाहर आएंगे। तो ये जो चेम्बर होता है हैचिंग चेम्बर, ये स्पेशली इसी के लिए होता है, कि यहाँ पे आपके एग्स जो हैं वो ऐसे टूटे और इनमें से छोटे छोटे बच्चे मछलियों के बाहर निकले। आपका जो ब्रीडिंग चेम्बर होता है इसमें आपका ये जो बिग वाला अडल्ट वाला मेल फिश है, इमेजिन दिस इज़ द, ये कौन सा ड्राइंग बना दिया पता नहीं मैंने, डायग्राम। मानो ये अडल्ट है फिश जो कि आपका फीमेल फिश, और आपका ये अडल्ट है मेल फिश। तो ये ऐसे कॉम्प्रेस करेंगे हम मेल फिश इसके अराउंड घूम घूम के इसकी बॉडी को, और एक तो बबल फॉर्म करके, या ब्रीडिंग ऑफ फिशेस के अंदर आप देखोगे एक्वेरियम फिशेस के ब्रीडिंग के अंदर आप अलग अलग एक्वेरियम फिश की ब्रीडिंग के मेथड को देखोगे। बट यहाँ पे समझो कि जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है वैसे नहीं, इनके पास कुछ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, बट ऑर्गेनिज्म नहीं ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट चीज़ें जिसके थ्रू ये रिप्रोडक्शन या फिर ब्रीडिंग करते हैं। बट फिर भी थोड़ा आप उस तरीके से रिलेट करके देखो तो मेल एंड फीमेल फ़िश जो होती है वो ब्रीडिंग करेंगी, और ब्रीडिंग करने के बाद आपके एग्स फॉर्म करेंगी। तो यहाँ पे ये जो स्पेशल चेम्बर होता है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके एग्स तो ब्लैक कलर के थे तो ब्लैक कलर से बनाते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आपके एग्स ही फॉर्म हो गए। किस चेम्बर में? इस चेम्बर का नाम क्या होगा? इस चेम्बर का नेम है ब्रीडिंग या फिर स्पॉनिंग चेम्बर। स्पॉनिंग या फिर ब्रीडिंग चेम्बर में सिर्फ आपके एग्स फॉर्म हो गए, और आपका हैचिंग चेम्बर जो होगा उसमें जो आपके एग्स हो गए वो हैच हो गए। ओके, अभी 3 से 4 घंटे के बाद आपका जो ब्रीडिंग चेम्बर है उससे आपको निकालने हैं आपके ब्रीडिंग चेम्बर के बाद, ब्रीडिंग चेम्बर में ब्रीडिंग होने के बाद जो एग्स है फॉर्म हुए वो निकालने 3 से 4 घंटे बाद। एट द टाइम ऑफ रिमूविंग एग फ्रॉम ब्रीडिंग चेम्बर द टोटल नंबर ऑफ एग स्पॉन्ड एंड परसेंटेज ऑफ फर्टिलाइजेशन आर असिस्ट, मतलब कितने एग्स जो है वो स्पॉन्ड हुए और फर्टिलाइज हुए कितने एग्स, इसका परसेंटेज आपको निकालना है। Thereafter the fertilized eggs are placed in the inner hapa at the rate of 50 to 75,000 eggs per hapa। आपका एक एस्टिमेटेड वैल्यू दिया गया, दैट इज़ अप्रॉक्स वैल्यू, कि 50 to 75,000 एग्स पर हापा। ये इतने एग्स आपको हापा में आपको फर्टिलाइज्ड एग को प्लेस करना है इनर हापा के अंदर। एग्स शुड बी स्प्रेड इन द एंटायर इनर हापा। आउटर हापा में नहीं डालने कभी भी। आपका जो आउटर हापा है ये तो बाहर का है। आउटर हापा के अंदर एक इनर हापा होता है ना, जैसे डिब्बे के अंदर डिब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, बड़े डब्बे के अंदर छोटा डब्बा। कभी आप छोटे डब्बे के अंदर बड़ा डब्बा फिक्स करोगे नहीं, आप बड़े डब्बे के अंदर छोटा डब्बा फिक्स करोगे। उस तरीके से आपका बड़ा इनर हापा, बड़ा आउटर हापा के अंदर आप इनर हापा छोटा वाला फिक्स करोगे। तो ये जो कुछ भी है मेथड, इसमें आपका 50 to 75,000 एग्स पर हापा, इस तरीके से आपको एग्स को प्लेस कर देना है। जो भी ब्रीडिंग चेम्बर से आपके एग्स ब्रीडिंग के बाद फॉर्म हुए हैं वो एग्स जो है वो इनर हापा में आपको एकदम स्प्रेड कर देने हैं। आफ्टर अबाउट 60 to 24 आवर्स ऑफ स्पॉनिंग एंड डिपेंडिंग ऑन द एग्जिस्टिंग वाटर टेम्परेचर द एम्ब्रियोज हैच आउट इन टू अ यंग फिश कॉल्ड एज हैचलिंग। मैंने इससे पहले भी बताया जब हमने फर्स्ट पेज पढ़ा कि आपका जो एग होगा जिसके अंदर आपका स्मॉल यंग फिश होगा, स्मॉल बेबी ऑफ फिश जिसको हम बोलें स्मॉल बेबी ऑफ फिश जिसको हम बोलेंगे यंग फिश, इसी को ही हम बोलेंगे। तीसरा जो है इसका नाम है वो है आपका हैचलिंग। तो हैचलिंग भी वही है, दैट इज़ हैचलिंग बोलो, यंग फिश बोलो या फिर स्मॉल बेबी ऑफ फिश, तीनों भी नाम सेम ही है। तो स्मॉल बेबी ऑफ फिश जो है वो प्रेजेंट होगा आपके एग के अंदर।
एग्स को स्प्रेड कर दिया 60 to 24 आवर्स ऑफ स्पॉनिंग के बाद, एंड डिपेंडिंग ऑन द एग्जिस्टिंग वाटर टेम्परेचर एंड एम्ब्रियोज हैच आउट। तो आपको प्रॉपर एक सेफ टेम्परेचर, एक ऑक्सीजन देना होगा थोड़ा बहुत, जो भी उसको प्रोवाइड, जितना भी उसको चाहिए है। तो ऑक्सीजन देने के बाद, प्रॉपर एक सेफ टेम्परेचर के बाद और फ्लोइंग वाटर के अंदर ये जो आपके एग्स हो गए ये हैच हो जाएंगे, हैचिंग होगा इनका, और इनसे यंग फिश कॉल्ड एज हैचलिंग फॉर्म हो गए। हैचलिंग्स ग्रेजुअली पासेस आउट टू द आउटर हापा थ्रू द meshes ऑफ इनर हापा। इनर हापा किससे बना हुआ है? इट इज़ अ राउंडेड, इसका कंपोजिशन देखो, राउंडेड मॉस्किटो नेट जैसा स्ट्रक्चर है, और आपका आउटर हापा जो है वो बना हुआ है ऑफ मेश्ड नेट, ठीक है, मॉस्किटो नेट नहीं, मेश नेट। तो ये जो मेश नेट है इसके अंदर आपका जो आउटर हापा ऐसे कवर्ड है क्लोथ लाइक स्ट्रक्चर से। तो आउटर हापा के अंदर कैसे जाएंगे हैचलिंग्स? वो पास हो गए थ्रू दी meshes ऑफ इनर हापा। इनर हापा के जो भी मेश है वो, as soon as the hatchling process is completed, the inner hapa is removed delicately मतलब carefully, एकदम, हम बोलते हैं ना डेलिकेट मतलब एकदम सॉफ्ट होता है, ऐसी चीज़ मतलब एकदम जल्दी ब्रेक हो सकती है, इसको बड़ा ही केयरफुल हैंडलिंग करना पड़ता है, ऐसा चीज़। तो ये नेट है आफ्टर ऑल, तो इसको ये जो अंदर का स्ट्रक्चर है इनर हापा का, जिसमें सिर्फ हैचिंग का प्रोसेस होता है, उसको रिमूव कर दिया जाएगा। अब आउटर हापा का ही काम बचता है। अलॉन्ग विद द एगशेल्स, एग फूटेंगे तो एगशेल्स से बाहर, सॉरी एग्स फूटेंगे तो एग्स के एगशेल्स बचेंगे, और एग के अंदर का जो भी मटेरियल होगा दैट इज़ हैचलिंग्स या फिर यंग फिश, वो बाहर निकल आएगा। आपको आई होप समझ रहा है मैं जो कुछ भी बोल रही होगी। तो द हैचलिंग्स आर स्टिल अलाउड टू रिमेन इन द आउटर हापा फॉर अ पीरियड ऑफ अबाउट 3 to 4 days। जैसे जैसे आपका एग का हैचिंग होगा, आपके हैचलिंग्स जो है वो इनर हापा के जो मैश है उसके थ्रू आपके आउटर हापा में एंटर करेंगे। आउटर हापा में वो 3 से 4 दिन रहेंगे until the yolk sac is completely absorbed। yolk sac जो होती है वो completely absorb नहीं हो जाती, मतलब एक नई स्टेज तक वो पहुंच नहीं जाते तब तक। एट दिस स्टेज द फिश इज कॉल्ड एज स्पॉन। देखो yolk sac जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तब उस स्टेज को बोला जाएगा स्पॉन। ये जो स्पॉन वाली स्टेज है विच स्टार्ट्स फीडिंग ऑन माइक्रो फूड ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द वाटर। यहाँ पे फिश थोड़ी सी ऐसी स्टेज में चली जाती है कि थोड़ा अडल्टिंग की तरफ जाती है। जैसे एक छोटे बच्चे को बोला जाता है इन्फेंट और एक अडल्ट को बोला जाता है अडल्ट। तो ऐसे बहुत सारी स्टेप होती है ना, एक छोटे बच्चे से लेके ह्यूमन के छोटे बच्चे से लेके अडल्ट ह्यूमन बीइंग तक इतनी सारी स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। एडोलेंस आता है, बहुत सारी चीज़ें आती है, प्यूबर्टी, और बहुत सारे आपके चेंजेस होते हैं आपकी बॉडी में। वैसे हम यहाँ पे बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे, तो चलिए आप यहाँ पर ही फोकस करो और मैं भी आपको यहाँ पर ही पढ़ा देती हूँ ये जो कुछ भी लिखा। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जैसे फाइटोप्लैंक्टन हो गए या फिर फाइटोप्लैंक्टन, ये जो कलर है ये चेंज करते हैं, ओके। तो आपके जो फाइटोप्लैंक्टन हो गए, मैं थोड़ा फास्ट लिख रही हूँ। फाइटोप्लैंक्टन्स मतलब प्लांट्स, फाइटो मतलब प्लांट्स और प्लैंक्टन मतलब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। तो प्लांट्स के छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हो गए, या फिर जू प्लैंक्टन मतलब आपके एनिमल्स के जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हो गए। जू मतलब एनिमल और प्लैंक्टन मतलब अगेन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, उनके ऊपर फीड करता है। कब? जब वो स्पॉन कंडीशन में होता है। स्पॉन मतलब क्या है? एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि यॉक सैक एब्जॉर्ब करके, एक यॉक सैक होती है ना उसको एब्जॉर्ब। यॉक सैक क्या होता है अगर आपको नहीं समझ में आता तो आपने एग खाया होगा कभी ना कभी, उसके अंदर जो येलो येलो होता है ना दैट इज़ ओनली यॉक सैक। तो उस तरीके से यॉक सैक होती है, वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है वो, और यॉक सैक को पूरा रिमूव करके मतलब एब्जॉर्ब करके वो हट जाएंगी आपकी यॉक सैक। तो उसको एब्जॉर्ब करके फिर एक नया जो स्ट्रक्चर बनता है ना उसको बोलते हैं स्पॉन। ये स्ट्रक्चर फिर माइक्रो फूड ऑर्गेनिजम्स पर मतलब माइक्रो फूड ऑर्गेनिजम्स पर फीड करने लगता है, ठीक है, जो भी प्रेजेंट होते हैं वाटर में। देयरफॉर आउटर पार्ट अलॉन्ग विद द स्पॉन इज रिमूव्ड एंड ट्रांसफर द स्पॉन टू अ फाइन मसलिन क्लोथ स्लाइटली डिप्ड इन वाटर। तो आपको ये जो आउटर हप्पा है इसके अंदर अभी जब स्पॉन कंडीशन में आपकी जो कंडीशन थी, आपकी कौन सी कंडीशन थी? यॉक डेवलपिंग कंडीशन। यॉक डेवलपिंग कंडीशन से यॉक एब्जॉर्बिंग कंडीशन हो गई है, और अभी स्पॉन फॉर्म होके ये डायरेक्टली फीड करने लगा है ऑन दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि उसका फूड है। तो अभी ये बहुत डेवलप्ड होगी ना स्टेज। तो इस स्टेज में अभी क्या करना चाहिए आपको? इस स्टेज में आपको
ट्रांसफ़र करने चाहिए वाटर में, इनको डिप करना चाहिए किसी नेट मेश के थ्रू वगैरह, किसको, स्पॉन को। तो स्पॉन का आउटर पास से एक पानी के अंदर या फिर किसी अलग चीज़ के अंदर आपको ट्रांसफ़र करना है। नाउ द स्पॉन इज कंसनट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ द क्लॉथ and measured with standard measuring spoons which are perforated at the bottom or tea strainer। तो जो स्पॉन है is concentrated in the center of the cloth and measured with the standard measuring spoon which are perforated at the bottom of tea strainer।